ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध ने पूरी दुनिया को त्रस्त कर दिया है। और ये युद्ध है सिर्फ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज या सिर्फ ईरान, इजराइल, अमेरिका प्रॉब्लम नहीं झेल रहे हैं, बल्कि पूरा विश्व, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी आज इस युद्ध के चलते प्रॉब्लम झेल रही है। भारत से लेकर के यूरोप तक, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक सारे देश इस समय इस युद्ध को लेकर के त्रस्त हैं। एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जिस तरीके से पाबंदियां हैं, ट्रेड हो नहीं पा रहा है, सिर्फ एक दूसरे देश जा नहीं पा रही हैं। दूसरी तरफ IMF और वर्ल्ड बैंक के जो आंकड़े आए हैं वो डराने वाले हैं। IMF ने कहा कि जिस तरीके से ग्रोथ रेट थी अब वो रुकने जाने वाली है और अगर ये युद्ध चलता रहा तो मंदी भी आ सकती है। इसी विषय पर पे कि ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इस युद्ध को लेकर के, और यूरोप से लेकर के अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर के पाकिस्तान और ईरान तक कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है, इस विषय को लेकर के आज हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा जी, और हम दोनों मिलकर आप दर्शकों को बताएंगे कि आखिर इस जो वॉर है उस पर क्या बहुत बड़ा प्रभाव है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा है कुलदीप जी। देखिए, जहाँ तक हम लोग, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जो भी खबरें आ रही हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट पूरे दुनिया पर इस युद्ध का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आप UN की रिपोर्ट की अगर बात करें हम, तो जो ग्लोबल ग्रोथ है इकोनॉमी की, ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ घटकर 2.5% रह गई है। तो इसका जो पहले कहा जा रहा था 3.3% की तरफ बढ़ रही थी, अब वो 2.5% आकर रह गई है। और जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से सबसे ज़्यादा मार तो खैर ईरान झेल रहा है, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका नहीं झेल रहा है, अमेरिका भी इस मार को पूरी तरह झेल रहा है। आप देखिए, वहाँ पर ब्याज दरें कम नहीं कर पा रही हैं, उसकी सेंट्रल बैंक ब्याज दर कम नहीं कर पा रही है, और तमाम, भले ही वो ये भी बात है कि वहाँ पर तेल उत्पादक है अमेरिका, लेकिन इसके बाद भी महंगाई को कम नहीं कर सकता वहाँ पर। भले ही उत्पादक है, इसके बाद भी अगर बाहर चीज़ें महंगी होती हैं, जो युद्ध का इम्पैक्ट बाहर पड़ता है, तो उसके अंदर के मार्केट पर भी अमेरिका के ये इम्पैक्ट होता है। बात हम पहले ईरान की कर लेते हैं। जब से ये युद्ध हुआ है, शुरू हुआ है, जब से हमला किया है अमेरिका ने ईरान पे, तब से सबसे ज़्यादा इकोनॉमी ख़राब किसी की अगर हुई है तो वो ईरान की ही हुई है। कि ईरान के पास इकोनॉमी का सबसे बड़ा सपोर्टिंग, ईरान पे तो आएंगे। सबसे पहले हम बात थोड़ा बहुत अपने दर्शकों को ग्लोबल एक बार बता देते हैं इम्पैक्ट क्या हो पड़ रहा है। उसके बाद हम ईरान और भारत पे भी, क्योंकि हमारा जो ताल्लुकात है वो भारत से, हम भारतीय नागरिक हैं सबसे पहले, उसके बाद एक पत्रकार हैं। तो भारत से लेकर के अमेरिका तक क्या बड़ा प्रभाव पड़ा है कुलदीप जी? जैसा आपने एक बात बोला कि 2.5% जो ग्रोथ रेट है वो कम कर दी गई है, और IMF ने ये भी कहा है कि मंदी की ओर बढ़ सकता है। बिल्कुल। और IEA ने चेतावनी दी है, अब तक का ये सबसे बड़ा त्रासदी है पूरे ग्लोबल चैन के लिए। बिल्कुल। देखिए, इससे हुआ क्या है, छोटी छोटी चीज़ें, मैं आपको, छोटी नहीं है एक्चुअली, बड़ी हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे हुई हैं। जब से अमेरिका ने हमला किया है ईरान पर, उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा है समुद्री रास्तों में रुकावट का, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज सेंटर है इसका। बाकी जगह भी आप रेड सी में देख लीजिए, सारी रुकावट लगी हुई हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर चलायमान नहीं होगी, जहाँ पर से दुनिया का 20% ट्रांसपोर्टेशन होता है जिस रास्ते से, वो रास्ता रुका पड़ा हुआ है पिछले 3 महीने से, तो ग्लोबल इम्पैक्ट तो उसका होना ही है। दुनिया का 20% में बात कर रहा हूँ, केवल इंडिया, ईरान या पाकिस्तान या अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ। उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो दुनिया पे उसका इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। अब चूंकि ईरान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का, वो अपना तेल बेच नहीं पा रहा है, तो बाकी कंट्री खरीद नहीं पा रही हैं। वहाँ पर तेल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इसका इम्पैक्ट हर देश पर, वहाँ की महंगाई पर पड़ रहा है। वो सुबह की चाय हो, दोपहर का भोजन हो या शाम का डिनर हो, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, और उसका इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। बिल्कुल। तो कुलदीप जी ने जो बात कहा कि तेल को लेकर के, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा बता देता हूं कि क्रूड ऑयल, इससे पहले यानी फरवरी में यही क्रूड ऑयल 65 से 70 बिल्कुल पर डॉलर थी, बैरल थी। लेकिन आज देखें तो बात की जाए जब मार्च में बीच में 120 डॉलर तक पहुंच चुकी थी, और अभी करंट बात करें तो 100 के नीचे आई है। लेकिन जिस तरीके से देखें कि जहां एक टाइम था 65 से 70 डॉलर, वहीं 120 जाता है, और जिसका पूरा असर सिर्फ एशिया की कंट्रीज की बात करें, यूरोप की नहीं, बल्कि अमेरिका को भी इसका प्रॉब्लम झेलना पड़ा। अब मैं थोड़ा अमेरिका को सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ही इस युद्ध का सबसे मेन कारण है। बिल्कुल। क्योंकि ईरान ने
थोड़ी ना आक्रमण किया था जाके अमेरिका, नहीं, अमेरिका ने आया था। तो बिल्कुल। अमेरिका पे बात करें कुलदीप जी, जैसे कि आपने बताया भी, वहाँ की जो आम जनता उसके पास तेल है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वहाँ पे गैसेस की प्राइस बढ़ी है, मैं पढ़ रहा था कि वहाँ की जो जनता है वो सीधा बोल रही है कि देखिए हमें फॉरेन पॉलिसी से ना लेना देना नहीं है, हमें जो लेना देना है वो लेना देना है हमारे इकोनॉमी पे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे गैस के दाम बढ़े हैं, जहाँ पे एक टाइम था $3 प्रति गैलन, आज वही $7, कहीं कहीं जो शहर है उनके स्टेट हैं वहाँ पे $7 या $6 प्रति गैलन पहुँच चुका है। और दूसरी बात, मैं आता हूँ तेल पे भी, क्योंकि वहाँ पे भी तेल की जो कीमतें हैं वो थोड़ी बढ़ी है। और इन्फ्लेशन की बात करें तो जो पहले 2.3 के आसपास था, शायद अब वो 3 या 4 के बीच में हो चुका है। तो इन्फ्लेशन और खासकर आम जनता पर इसका असर हुआ है। और दूसरी चीज आता हूँ, क्योंकि हम यूएस पे भी बात कर रहे हैं, यूएस को और क्या नुकसान हुआ है इसके अलावा कुलदीप जी, खासकर तो एक तो अमेरिकी जो आम जनता है उसने प्रॉब्लम झेली, लेकिन जो अमेरिका ने अपने जो उसके बेस थे, खासकर पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में, वहाँ पे भी उसके जो बेस थे वहाँ पे नुकसान हुआ। और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 300 से 400 मिलियन डॉलर वहाँ पे उसके खर्चे हुए। और ओवरऑल पूरी बात करें तो 70 से 80 बिलियन डॉलर, कोई कोई कह रहा है 65 बिलियन डॉलर, कोई 70, कोई 80, एस्टिमेट आंकड़ा किसी के पास नहीं, लेकिन एक ऑन एन एवरेज 80 बिलियन डॉलर उसका नुकसान हो चुका है। जिस तरीके से इकोनॉमी पे भी उसका असर पड़ा है, और एक जो ग्लोबल लेवल पे छवि थी, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है अमेरिका को। देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। ग्लोबल इमेज पर तो उसके दाग लगा ही है, धब्बा लगा हुआ है, डेंट लग चुका है अमेरिका में। क्योंकि देखिए, जो देश सबका हिमायती बनते फिर रहा है कि हर देश में मीडिएटर बनते फिर रहा है, आप रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख ली कितनी मीडिएटर के लिए इतनी मीटिंग्स की गई, अमेरिका लगातार उसमें प्रयास कर रहा है। अब चूंकि आप दुनिया से शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं कि आप दुनिया में शांति बनाए रखिए, आप खुद जाके हमला कर दे रहे हैं, आप दूसरे देश पर अटैक कर दे रहे हैं, आप मिसाइल उसमें गिरा रहे हैं, बॉम्ब उसमें गिरा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये इमेज पे डेंट लगा है। दूसरी बात देखिए, ईरान पर जब हमला हुआ तो उसके बाद में इसमें इजराइल भी इन्वॉल्व है। अब इजराइल को भी मिलिट्री सपोर्ट उसको देना पड़ रहा है, अपनी मिलिट्री भी वहाँ पर लगाई हुई है, हथियार भी सप्लाई हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि इसका जो एक तो अमेरिका का कर्ज भी बढ़ रहा है, खर्च भी बढ़ रहा है, और इस वजह से वहाँ पर जो उनकी जो केंद्रीय बैंक्स हैं वो ब्याज दर नहीं घटा पा रही हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है जनता पे। ब्याज दर घटेंगी नहीं, महंगाई बढ़ेगी तो उसका सीधा इम्पैक्ट जनता पे आएगा। और अमेरिका में आप कुछ दिन से देख ही रहे होंगे कि लोग भी ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि देखिए, हाँ, क्योंकि देखिए मेन क्या होता है कि राष्ट्र प्रेम भी अपनी जगह है, लेकिन जब व्यक्तिगत तौर पर लोग नुकसान झेलते हैं, व्यक्तिगत तौर पर इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने जो शासक है उससे कम से कम ये उम्मीद रखते हैं कि जो मार अननेसेसरी है, आप हमला नहीं करते, आप ब्याज दरें कम करते, देश के विकास में आप उस पैसे को लगाते, तो उसका इम्पैक्ट आम जनता में पड़ता और उस आम जनता को उससे राहत मिलती। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपनी सिरमौर बनने के लिए दुनिया का आपने ईरान पे हमला कर दिया, आप ईरान को भी अपना खर्च कर रहे हैं, इजराइल को आप सपोर्ट करने के लिए उसमें भी खर्च दे रहे हैं, उधर यूक्रेन को भी आपको सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर भी आपका खर्च हो रहा है। तो इस पूरी चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है? अमेरिका को पड़ रहा है, वहाँ की जनता को पड़ रहा है, और जनता ये बात समझ भी रही है। अब जनता इसका विरोध भी कर रही है लगातार, और मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी उनका लास्ट टर्म ही है ट्रंप का, लेकिन अगली बार मुझे लग रहा है मध्यावधि चुनाव में इनको नहीं हटा दिया जाए, वहाँ पर भी हारने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ईरान पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ईरान पे आते हैं जी, बिल्कुल। ईरान पे मैं आपको बता देता हूँ, ईरान में इसलिए इसका इम्पैक्ट हुआ है कि ईरान की जो रीढ़ है, जो स्पाइन है, वो है तेल, कच्चा तेल, वो सब एक्सपोर्ट करता है, उसी से उसका तेल आयात होता है, चाइना के साथ उसी से उसकी इकोनॉमी चलती है। उसकी इकोनॉमी पूरी ठप पड़ी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ के जो तेल रखने के भंडार हैं, तेल भंडार हैं, उन पे हमला किया है लगातार। उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे, जगह जगह पे जो हमले किए गए हैं, तो उसको मैं इस पे थोड़ा बहुत आंकड़ा में देता हूं अपने दर्शकों को। तो जो ईरान को नुकसान हुआ है इस युद्ध में, आइए जान लेते हैं। 3468 से लेकर के 6000 सिविलियन की जान और 1700 मिलिट्री और 1200 प्लस लोग घायल हुए हैं। यानी वहां पे अगर देखा जाए तो 3468 लोगों की जान जा चुकी है, और 6000 जो लोग थे वो घायल बताए जा रहे हैं। और इसमें मिलिट्री की बात की जाए तो 1700 से ज़्यादा जो लड़ाके हैं उनके मारे गए हैं, जो वहाँ के सैनिक थे मारे गए। और आपने देखा होगा इस युद्ध में जो स्कूल पे हमला हुआ था, सैकड़ों बच्चों की मौत हुई थी। और इसमें इकोनॉमिक पर्पस पे बात करते हैं, क्योंकि हमारा आज का मुद्दा यही, टॉपिक यही है कि जो इस वॉर की वजह से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो ईरान
को इसमें 300 से 400 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। बिल्कुल। ये तो बस अभी एक अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ये बढ़ भी सकते हैं। और इसीलिए ईरान ने अपनी मांग भी की कि जिस तरीके से आपने आके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया, और अभी कुछ दिन पहले बंदर अब्बास पोर्ट पे हमला हुआ, उनके जितने बड़े बड़े पोर्ट्स थे उसको तहस नहस कर दिया। और उनकी एक तो इकोनॉमिक लॉस ही वो तो मान लीजिए आ भी जाएगा, लेकिन वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे उनकी जान गई। हाँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब इस अमेरिका ने हमला किया उसके 8 दिन के अंदर 18 टॉप लीडर्स की मौत वहाँ पर हो चुकी थी। उसकी तो भरपाई खैर ये कर भी नहीं पाएंगे। और मैं आपको एक और चीज़, इसमें एक फैक्ट है कि अब बातचीत इतने दिन से हो रही है लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो बात करने वाले लोग थे ईरान में वो है नहीं, अब वो मर चुके हैं, उनको उनकी हत्या कर दी गई है। इसलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। जो समझदार लोग थे, जो बातचीत को आगे बढ़ाते, उसके समर्थक थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ईरान के पास अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बातचीत के समर्थन को बातचीत को ज़्यादा समर्थन दे रहा हो। उनका अब मोटिव ही हो गया, जो लोग वहाँ पर अब रूल कर रहे हैं उनका मोटिव है कि हमारा जो नुकसान हुआ हमें उसका बदला चाहिए, इसलिए बातचीत किसी अंजाम तक पहुंच नहीं पा रही है। एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूं कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिसका वो हर्जाना भी मांग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उसका हुआ है कच्चे तेल की सप्लाई रुकने से, क्योंकि उसकी इकोनॉमी। कुलदीप जी, मुझे ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने उसके खासकर एक कहें तो इकोनॉमी पे खासा प्रभाव झेला मारा है, और उसने जो उनकी पोर्ट, देखिए कोई भी व्यापार होता है दूसरे देश से तो पोर्ट के थ्रू होता है, और सेकंड चीज जो उसकी रीढ़ है, इसका व्यापार कहें तो उसका कच्चा तेल है। बिल्कुल। और उसके कई सारे ऐसे रिफाइनरी थी, उस पर इसराइल ने, अमेरिका ने बॉम्बिंग की, बॉम्बार्डमेंट की, और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। अब ईरान करेगा क्या? अगर ईरान इसको दोबारा उसको सही करेगा तो उसके लिए बहुत सारे बिलियन डॉलर लगेंगे, बहुत पैसा लगेगा। सही बात है। इसी का तो वो हर्जाना भी मांग रहा है। मैं आपको जो चीज़ बता रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ, दर्शकों को बता देता हूँ कि सप्लाई रुकने से क्या हुआ है। एक तो जिस रेट में कच्चा तेल उसका बिकना चाहिए था वो बिक नहीं रहा है, वो चोरी छुपे कहीं और बेच रहा है, क्योंकि तेल जा नहीं रहा है। उसकी मेन इकोनॉमी चलती है तेल से, वो उसकी सप्लाई बिल्कुल रुकी हुई है। तो एक तो देखिए खर्चा हो रहा है, कमाई नहीं हो रही है, तो डबल मार ईरान पर इस चीज़ की पड़ी है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं ये बता रहा था कि अमेरिका को इसलिए उतना नुकसान नहीं हो रहा है बाकी देशों से, क्योंकि वो स्वयं भी तेल का उत्पादक है, तो तेल की कमी कम से कम वहाँ पर नहीं आ रही। रेट ऊपर नीचे जो भी हो रहा हो, कमी कम से कम नहीं आ रही है। उसका सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत पे। क्यों? क्योंकि भारत अपनी खपत का 80% से ज़्यादा तेल, 85 कहा जाता है, हाँ 80 से 85% का तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो ईरान से इंपोर्ट करता है। वो तेल आ नहीं पा रहा है। हमारे यहाँ महंगाई भी इसीलिए बढ़ रही है। उसका सबसे बड़ा यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला नहीं है और सप्लाई आ नहीं पा रही। देखिए कुलदीप जी ने जैसा कि बताया कि अब हम भारत पे भी बात कर लेते हैं कि इसका खासा प्रभाव क्या पड़ा है। जो हमारे दर्शक हैं, जो भारतीय दर्शक हैं, वैसे तुम्हारे पूरे ग्लोबली दर्शक हैं, लेकिन जो भारतीय दर्शक हैं वो समझ रहे होंगे, क्योंकि आज से यही 3-4 महीने का देखें तो जो गैस की दाम थी या तेल की दाम थी वो कैसी थी, अब कितनी हो गई, और जो महंगाई इन्फ्लेशन थी वो हर जगह बढ़ी है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ से लेकर के बात करें, पानी से बात करें, चाहे तेल या गैस हो। और आपने बोला कि जो भारत का व्यापार है तेल, खासकर हमारी जो तेल आपूर्ति है, हम कुछ 1 या 2 महीने में हमने सऊदी अरब हो गया या इराक हो गया, ईरान से भी पहले हम तेल लेते थे, लेकिन जब से अमेरिका ने सैंक्शन लगाया पूरी ईरान के ऊपर, तब से हम थोड़ा तेल लेना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी अभी मैं ऐसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी जो भी होगा, चोरी छुपी जो भी हो रही होगी बात अलग है। लेकिन हाँ, भारत का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बहुत ज़्यादा व्यापार होता था कुलदीप जी। बिल्कुल। उसके जो गैस से कतर से आया करते थे, जो तेल थी सऊदी अरेबिया, इराक और तमाम जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, वेस्ट एशिया कंट्री है, वहाँ से आती थी। और जैसा कि कुलदीप जी ने बताया भी कि 85% भारत का तेल है वो हम लोग मंगाते हैं, इंपोर्ट ही करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल इंपोर्ट करते हैं ना, कि हम एक्सपोर्टर हैं, क्योंकि 85% और जो 15% हम उत्पादन करते हैं, हमारा 140 करोड़ आबादी का देश है, उतना ही खपत हो जाता है। तो जिसके कारण इस पर बड़ा प्रभाव पड़ा है अब भारत को, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज भारत सबसे बड़ा देश है। अब आज हम ये कहें तो विकासशील देश हैं, हम दुनिया की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, चौथी में है, तीसरी बनने वाले हैं। ये बात आप सही बोल रहे हैं। और दूसरी बात, अभी आपने जो चौथी भी बात की, अभी बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर पे आ गई है। इसका सबसे मेन रीजन क्या है? रुपया का गिरना। अगर कुलदीप जी यही देखें तो वॉर के पहले रुपया क्या था और आज रुपया क्या हो गया। आज अभी देखें, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, 96 रुपये होगा एक डॉलर। बिल्कुल। हाँ, 95 या 96 रुपये। तो ये जो रुपया गिरा है, क्यों गिरा है? बिकॉज ऑफ वॉर। अगर वॉर ना होता
तो ये रुपया ना गिरता। और हम जीडीपी में भी आते हैं, जो आईएमएफ ने अनुमान लगाया था उससे हम थोड़ा पीछे आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि हमारा रुपया गिरा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जिस तरीके से संकट गहराया हुआ है, वहाँ जो भारतीय लोग हैं, खासकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो या जो जो बिजनेसमैन सेलर हैं, वो व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, वो घूम के जा रहे हैं और इससे शिपिंग जो चार्जेस हैं वो लग रही हैं, और जिसके कारण खासकर जो बिजनेसमैन हैं उनको इस पर बहुत ज़्यादा, कुलदीप जी, नुकसान पहुंच रहा है। और इसके अलावा और हम तीसरी चीज़ पे जाएं तो देखिए, जो भारत पिछली, आई थिंक ये पुराना आंकड़ा है, 120 बिलियन डॉलर कहा जाता है कि उसका रेमिडेंस आता है, पूरे वर्ल्ड वाइड आता है, और उसका सबसे बड़ा केंद्र है मिडिल ईस्ट, यानी जहाँ पे युद्ध चल रहा है। ईरान में बहुत सारे भारतीय जॉब करते हैं, सऊदी अरब फेमस है, यूएई बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे देश में, कुवैत लेके बहरीन तक, पूरी मिडिल ईस्ट में जो भारतीय लोग हैं वो वहाँ पे जाके जॉब करते हैं और वो पैसा भेजते हैं भारत में। यानी भारत का 120 बिलियन डॉलर पूरे, मतलब मैं वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, उसका 50% आता है मिडिल ईस्ट से। इस पे खतरा हो चुका है। कल ही एक खबर आई कि भाई जो 3 लोग थे उनकी डेथ हो चुकी है, और जिस पे हमला किया अमेरिका ने, हाँ, हमला किया। और इसके अलावा ये सिर्फ 3 लोग की बात है, लेकिन हाँ, मिडिल ईस्ट में जो मिलियंस भारतीय रह रहे हैं उन पे आज खतरा आ गया है। और एक जो आ रहा है कि आईएमएफ के द्वारा बताया जा रहा है कि 10 से 12 बिलियन डॉलर भारत को नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो वहां पे नागरिक रह रहे थे, हमारे भारतीय नागरिक रह रहे थे, जो जॉब कर रहे थे, जो पैसा भेज रहे थे डॉलर में भारत के पास, अब वो अपने घर आ गए हैं, वापिस आ गए हैं। बिल्कुल। अब वो जॉब नहीं कर रहे हैं, उनकी एक तरीके से देखें तो रोजगार खत्म हो चुका है, और इसका असर सिर्फ उनके परिवार को नहीं होगा कुलदीप जी, देश की इकोनॉमी पे भी उसका असर होगा। बिल्कुल। क्यों पड़ेगा? यही हम थोड़ा जाते हैं, जब 1998 के टाइम जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया था। तो यही प्रवासी भारतीय पैसा भेज भेज के हमारे इकोनॉमी को चला रहे थे। हमें किसी के सामने भीख नहीं मांगना पड़ा, बिल्कुल, बिल्कुल। या किसी के सामने मदद नहीं मांगना, भीख तो एक अलग होगा, लेकिन हाँ, मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान ने उस टाइम भीख मांग रहा था सऊदी अरब से, क्योंकि उसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करता है। लेकिन ये है पावर हमारे भारतीयों का, हमारे प्रवासी मजदूर जो हैं जाके मजदूरी कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जॉब कर रहे हैं। और इसके अलावा कुलदीप जी, अब थोड़ा डोमेस्टिक पे भी आते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं। बिल्कुल। और भारत को थोड़ा संक्षेप में बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से युद्ध चला, जो गैस के दाम थे, क्योंकि हमारा जो 50% से ज़्यादा जो हम एलएनजी इंपोर्ट ही करते हैं। बिल्कुल। और खासकर गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार देखा जाए तो तेल की वजह से हम थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। हम क्या कहते हैं उसको, ट्रेन से भी कहीं आ जा सकते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन गैस, घर की किचन, बिल्कुल बिल्कुल, खाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे अगर इससे 1 या 2 महीने थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट की तारीफ करनी होगी इसके लिए कि इसने इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ जितना अदर कंट्रीज में हुआ। पाकिस्तान में हम आएंगे इसके बाद, लेकिन इसको देख करके आप क्या लगता है कि भारत में अभी जो प्रभाव पड़ रहा है, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया 3-4 पॉइंट्स में, और आगे कैसा लग रहा है? देखिए, इस चीज़ में निश्चित तौर पर विदेश नीति की हमारी तारीफ होनी चाहिए कि विदेश नीति इस तरीके से बनाई गई है, रणनीति हमारी, और इतने बढ़िया संबंध हम लोगों ने बाकी देशों से रखे हुए हैं कि इतने बड़े वॉर के बाद, इतने बड़े संकट के बाद भी हमारी थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन सप्लाई रुकी नहीं, गैस लगातार आती रही। और जैसा कि बाकी देशों में, जैसे पाकिस्तान में हुआ है, और बाकी देशों में जिस तरीके से रेट बढ़े हैं, उसके सप्लाई एकदम ख़त्म हो गई है। उस हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ लगभग 0 के बराबर इम्पैक्ट हमारे देश पे गैस को लेकर कम से कम हुआ है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि गैस की सप्लाई अभी भी नहीं रुकी हुई है। और तेल की भी बात करें तो तेल की सप्लाई भी हमारी ऐसी कोई एकदम कट नहीं हो गई है, हमारी सप्लाई लगातार आती रही। यहाँ तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी हमारे सिर्फ निकलते रहे हैं। और दूसरी बात, उसके सरकार की ये भी एक तारीफ है कि जब ये ईरान पे युद्ध हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद किया गया, शट डाउन एक तरह से किया गया, तो उस टाइम पे रूस से हमने सस्ते दामों में तेल खरीदा और हमारी आपूर्ति पूरी की। और अभी खबर आ भी रही थी कि हमारा जो भंडार है उसकी हम कैपेसिटी भी बढ़ाने वाले हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। और दूसरी बात, विदेश नीति इसमें हमारी बहुत ज़्यादा कम आई। हम आते हैं थोड़ा पाकिस्तान पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तान पे इस युद्ध का क्या असर पड़ रहा है? हम एक एक करके देशों को बता रहे हैं। हमने ईरान के बारे में बताया, अमेरिका के बारे में बताया, इंडिया के बारे में बात किया, और हमने पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की बात किया कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या कुछ हो रहा है। 2.5% जो
किया गया, और वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा कि अगर ये युद्ध और लंबा खींचता है तो पूरा ग्लोबल इन्फ्लेशन, माफ कीजिएगा, मंदी जिसे कहते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आने की संभावना है। हाँ। तो मंदी को लेकर के अगर मंदी आती है तो इस पे खासकर पूरे वर्ल्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्ल्ड पे तो देखिए पूरा प्रभाव पड़ेगा ही। पहले आपने जो बात की पाकिस्तान की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए पाकिस्तान तो इस समय डबल मार झेल रहा है, जी, बिल्कुल। उसकी इकोनॉमी बर्बाद है इस समय, पहले से शेयर ही मार्केट बर्बाद बर्बाद है एकदम, वहाँ महंगाई चरम पर है, लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब उसका क्या हो गया है कि जो पैसा आईएमएफ ने भी मना कर दिया है पैसा देने से, इतना पैसा पहले ले चुके हो आप, वही वापस आपने नहीं किया है, इकोनॉमी आपकी बर्बाद हो रही है, आपके पास खुद का कोई ऐसा उत्पादन नहीं है, इसके आप एक्सपोर्टर हो बहुत बड़े, सिवाय भिखारियों के। अभी एक बीच में एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि दुबई में सब एक सऊदी में भी। पूरा इकोनॉमी पाकिस्तान एक चला रहा है भिखारी एक्सपोर्ट करने की, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भिखारियों का है, जो दुबई में और गल्फ कंट्रीज में जाके भीख मांगते हैं और उसका पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं। ये मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। तो पाकिस्तान इसलिए भी डबल मार झेल रहा है क्योंकि हमारे पास तो कम से कम तेल को, गैस को रखने का भंडार है, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ऐसा है कि सुबह लाइए शाम को खाइए, बस हो गया। तो इसी के कारण ना, क्योंकि जब रशिया का वॉर चल रहा था, जब फ्री में हमें बहुत फ्री में नहीं कहीं भी थोड़ा सस्ते दाम पे तेल बहुत मिल रहा सस्ते था, दाम पे हम लोगों ने तेल बहुत सारे खरीदा। रसिया से मंगा के हमने बिल्कुल। इकट्ठा कर लिया था। लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत सरकार को क्रिटिसाइज भी करा था कि इसने उस लेवल पे नहीं किया जितना चाइना ने किया। लेकिन फिर भी अभी हम चाइना के बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना उसमें स्टोरेज का भी खेल है ना, आपके पास कैपेसिटी स्टोरेज की कितनी है। हम 75 डेज की कैपेसिटी हमारे पास रहती है स्टोरेज की, जिसको बढ़ाने का अब शायद प्रयास सरकार कर रही है। अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसको बढ़ाएगी अब। और हम बात करते हैं भिखारिस्तान पे, जो कर रहे थे, इससे भिखारिस्तान को भी वही सेम प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है कि भिखारिस्तान के पास भी ना तेल है और ना गैस है। हमारे पास फिर भी 50% हम गैस हमारे पास है, हम जो इंपोर्ट करते हैं 60 डेज की अभी भी हमारे पास कैपेसिटी है। बाकी तेल हमारे पास सिर्फ 15% हम हमारे पास होता है, 85 हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास उतना कुछ नहीं है, वो पूरा निर्भर है मिडिल ईस्ट के कंट्री पे। बिल्कुल। और जो उसका मालिक है कहें सऊदी अरब, अब तो वो सऊदी अरब वो भी अलग हो गया है, बिल्कुल। हर एक चीज़ कर रहा है, तो वो हो गया राइट। इन लोगों ने पैक्ट साइन कर लिया है, जिस तरीके से अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो वो हमला पाकिस्तान पे माना जाएगा, अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वही हमला सऊदी अरब पे माना जाएगा। तो पाकिस्तान ने चीज़ दिखाया भी कि उसने आर्मी भेजी, सब कुछ भेजा, लेकिन हाँ, कुलदीप जी ने आक्रमण नहीं किया ईरान पे, और इसीलिए वो मीडिएटिंग करने की कोशिश भी कर रहा है। क्योंकि मैं वीडियोज़ देख रहा था, कई सारे ऐसे वीडियोज़ देख रहे थे कि इसकी वजह से खासकर पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत बढ़ी है। खाने चीज पीने की बात हो, तेल गैस तो एक है जो तो हर एक पूरा वर्ल्ड झेल रहा है इसको लेकर के, लेकिन हाँ, खाने की चीज़ें पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान से बहुत चीज़ ज़्यादा था ईरान के अंदर, और इस वॉर ने इसको ठप कर दिया है। देखिए मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान किसी भी चीज़ का एक्सपोर्टर तो है नहीं कि वो उसको बेच के पैसे कमा लेगा। दूसरी बात, सब्जियां वगैरह, फल वगैरह थोड़ा बेचता था, वो उसका भी अब खत्म है। हम लोगों से जो व्यापार था वो तो एकदम बंद कर रखा है, हमारे से तो कोई व्यापार उसका होता नहीं है। देखिए उसके महंगाई का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर तेल की कीमत बढ़ेंगी तो महंगाई हर देश में बढ़ेगी, चाहे वो उत्पादक हो या फिर वो निर्यातक हो, आयातक हो। उसका रीज़न क्या है कि देखिए अब तेल हर चीज़ पर इम्पैक्ट डालेगा। किसान किसी चीज़ को उगाएगा तो उसको भेजेगा मंडी तक जाने के लिए चाहिए ईंधन महंगा है तो उसके उत्पादन पर फर्क पड़ेगा। मंडी से कोई व्यक्ति खरीदेगा, वो लाएगा आपके द्वार तक, तो वहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन में जो ईंधन खर्च हो रहा है उस पर पैसे बढ़े हुए हैं, तो उसकी लागत भी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे हर चीज़ के दाम बढ़ते चले जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जब से पाबंदियाँ लगी हैं, जब से वहाँ पर नाकेबंदी हुई है और जो एक तरह से पूरी तरह बंद है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो जहाज़ लेके आने वाले हैं उनका इंश्योरेंस भी बढ़ा है, उनका खर्चा भी बढ़ा है। तेल के रेट तो बड़े ही बड़े हैं, जहाज़ों के इंश्योरेंस के रेट भी बढ़ गए हैं, तो उससे भी तेल महंगा हो रहा है और उसका सीधा का सीधा मंदी पर उसका असर होगा, हर देश में होगा जो उसके और सेकंड जो कहा जाता है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं वो खासकर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का काम करती हैं पूरे विश्व लेवल पे। जाए अमेरिकी कंपनियों में कितना वहाँ मिडिल ईस्ट को पैसा लगा हुआ है, भारतीय कंपनियों में भी मिडिल ईस्ट का पैसा लगा है। अब आते हैं मिडिल ईस्ट पे, क्योंकि ये वॉर वहीं भी चल रहा है, और ये आंकड़ा है IMF का कि 190 से 200 बिलियन डॉलर, ये पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री की बात करो, किसी एक देश की नहीं, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इस वॉर के चक्कर में जो खासकर मिडिल ईस्ट कंट्री हैं वो अपना तेल नहीं बेच पा रही हैं, ना गैस बेच पा रही हैं, बिल्कुल, और इस पर पूरा खासा प्रभाव पड़ रहा है। अगर मिडिल ईस्ट पे प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब है पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ रहा है। आज जो युद्ध है, अगर एक दूसरे देश से युद्ध लड़ रहे हैं तो इसका प्रभाव सिर्फ 2 देश नहीं झेलते,
पूरा विश्व झेलता है, जो आज सामने दिख रहा है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफ्रीका में कोई कंट्री, चाहे यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका खुद हो, ये हर एक देश में इस समय इन्फ्लेशन अपने चरम पे है। तो फिलहाल हमारे इस खास वीडियो में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हम तमाम जो अपडेट है देश भर दुनिया की जो अपडेट होती हैं उसे हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताते रहते हैं। तो इस खबर को लेकर के आपका क्या कुछ राय जो हमने आपको शेयर किया, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।